आज हम गणित शिक्षण विधियाँ या पद्धतियों के बारे में देखेंगे जो गणित विषय के अंतर्गत जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण या पाठ्यक्रम को समझाने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें गणित विषय में मुख्य रूप से 10 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है निगमन विधि, पाँचवा है प्रयोगशाला विधि, छठवा है अनुसंधान विधि, सातवां है समस्या समाधान विधि, आठवां है प्रयोजन विधि, नौवां है व्याख्यान विधि, 10वां है खेल विधि। अब हम इन विधियों के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो पहला है हमारा विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि होता क्या है? गणित के सब्जेक्ट में जो विश्लेषण विधि होता है उसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से सिद्धांत कार्य करता है वह है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर का सिद्धांत लागू होता है। इसके अंतर्गत जो किसी भी गणित सब्जेक्ट के अंतर्गत जो अज्ञात या अनजान विषय वस्तु से ज्ञात की ओर जाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि जैसे कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है। तो यह एक उदाहरण है। इसके अंतर्गत अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना होता है। तो इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जैसे कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है। तो यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जा रहा है। इसका प्रयोग रेखागणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। विश्लेषण विधि का जो मुख्य रूप से प्रयोग है वह गणित के प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। और इस विधि का जो मुख्य गुण है वह यह है कि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर यह बल देती है और स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब इस विश्लेषण विधि के अंतर्गत बालक है वह खुद से हल खोजने के लिए अपने दिमाग को और ज़्यादा उस पे जोर देता है और यह स्थायी रूप से ज्ञान की उत्पत्ति करता है किसी भी बालक के मन मस्तिष्क में। दूसरा है यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने की जो प्रक्रिया है, तो इससे बालक क्या होता है कि अज्ञात चीज़ों के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और भी ज़्यादा उनके बारे में जानने के लिए अपने बुद्धि को और भी ज़्यादा उसे प्रदर्शित करता है या और भी ज़्यादा फैलाता है। तो यह मुख्य रूप से इस विधि का मुख्य गुण है। तीसरा है खोज करने की क्षमता का विकास करता है। इसके अंतर्गत जो बालक में खोज करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। लेकिन इस विधि के भी कुछ दोष हैं। तो यह विधि का जो मुख्य दोष है यह है कि यह बहुत अधिक समय लगाता है और छोटे कक्षाओं में बालकों के लिए यह अनुपयोगी माना जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में तार्किक जो विकास की जो प्रक्रिया है उसका भी एक उम्र या आयु सीमा होता है। और छोटे बच्चों में यह जो विधि है इसका प्रयोग ना के बराबर किया। दूसरा है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जो है यह विधि जो है वह विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण प्रयोग किया जाता है। मतलब इस विधि का जो प्रयोग है, संश्लेषण विधि का प्रयोग, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे खंडों या छोटे छोटे ज्ञान की प्राप्ति कर उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है उसे प्राप्त कर उसे जोड़ दिया जाता है, जिसे संश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण का अर्थ ही यही होता है कि छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे जो खंडों से मिलाने से जो बनता है वह संश्लेषण या संश्लेषित कहलाता है। तो वह संश्लेषण विधि कहलाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि a बराबर b ये ज्ञात है, फिर b बराबर c ज्ञात है। अतः a बराबर c अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। मतलब कि हमें a बराबर b पता है और b बराबर c पता है, तो अतः हम a बराबर c के बारे में जान सकते हैं या इस अज्ञात की खोज हम
खोज की जाती है। यह जो विधि है इसके कुछ गुण हैं, तो गुण यह है कि यह विधि जो है वह सरल और सूक्ष्म और क्रमबद्ध होती है, और इसमें समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय लगता है, और इसमें स्मरण शक्ति के विकास में मदद मिलती है, और मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह जो विधि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी विधि है। अब इस विधि के कुछ दोष देख लेते हैं। यह जो विधि है यह मुख्य रूप से रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, और अन्वेषण क्षमता का जो विकास इसमें नहीं हो पाता, खुद खोजने की जो क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाता, और इसमें अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। यह विकास में सहयोग नहीं करती है, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है यह। फिर है तीसरा आगमन विधि। आगमन जो विधि है, इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। यह जो विधि है आगमन विधि, यह मुख्य रूप से 3 चरण पर कार्य करती है या 3 पदों पर कार्य करती है। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस विधि का जो मुख्य रूप से गुण है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। आगमन जो विधि है वह वैज्ञानिक विधि है, और यह जो विधि है वह स्वयं के कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अधिगम होता है। मतलब स्वयं के द्वारा हल खोजे जाने के कारण यह जो है वह किसी भी बालक के मन मस्तिष्क या दिमाग में अधिक समय तक स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। बालक जब खुद से किसी भी चीज़ या किसी भी कार्य को करता है या किसी भी प्रश्न को हल करता है, तो वह खुद से किए जाने वाला जो प्रयास होता है वह उसके मन मस्तिष्क में अधिक समय तक संचित रहता है, जो स्थायी ज्ञान के रूप में उसके मन मस्तिष्क में संचित रहता है। तीसरा है व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। यह जो है वह व्यवहारिक जीवन में भी लाभप्रद है, और व्यवहारिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है, और बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। पांचवा है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, और इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। इस विधि के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसके साथ ही इनके कुछ दोष भी हैं। इसके अंतर्गत यह जो विधि है वह धीमी विधि है, जिससे अधिक समय लगता है, और दूसरा यह है कि अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोचने की आवश्यकता होती है, और बुद्धि पर जोर देने की आवश्यकता होती है। तीसरा है, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते, कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। चौथा, इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब है निगमन विधि। निगमन जो विधि है, यह विधि जो है वह आगमन विधि के विपरीत विधि है। उसके विपरीत यह कार्य करती है। इस विधि में पहले परिभाषा, फिर सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। मतलब इस विधि के अंतर्गत किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उसके सूत्र का उपयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत इसका जो हल होने के पश्चात जो उत्तर आएगा उसके बारे में बता दिया जाता है, और उसे हमें सिद्ध करना पड़ता है सूत्र लागू करके। दूसरा है, इस नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, और सामान्य से विशेष की ओर यह विधि जो है वह कार्य करती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर कार्य करती है। यह जो विधि है इसके कुछ गुण हैं, तो यह विधि जो है वह गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। दूसरा है, यह विधि जो है वो छात्र अत्यंत सरल तथा तीव्रता और शीघ्रता से इस विधि के द्वारा सीखते हैं, और अंक गणित एवं बीज गणित में निगमन जो विधि है वह सहायक सिद्ध होती है। और चौथा, यह कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है, और इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है। साथ में इसके कुछ दोष हैं, तो इसका दोष मुख्य रूप से यह है कि यह जो विधि है, निगमन विधि है, वह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र जो है वह नियम और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते, बल्कि
सूत्र और नियम को याद करके किसी भी प्रश्न को हल करते हैं और उसके आंसर को लाते हैं। तो यह जो विधि है यह मुख्य रूप से अवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें सूत्र को रटना पड़ता है और जो हमारा जो परिणाम आने वाला है उसको सिद्ध किया जाता है। फिर है पांचवा है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जो है यह, इस विधि में जो छात्र जो होते हैं वह स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्र, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों और सिद्धांत की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में जो मुख्य रूप से बालक जो करते हैं वह करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके द्वारा बालक जो है वह खुद ही कार्य करके सीखते हैं और जो सिद्धांत है, गणित के सिद्धांत है, उसको सिद्ध करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए है पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। यह जो विधि है इसका जो मुख्य रूप से गुण है वह ये है कि छात्र जो है वो प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल और प्रयोग करना सीख जाता है। दूसरा है प्रयोग में किया गया अधिगम स्थायी होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रायोगिक रूप से करने पर वह जो है बालक के मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से और यह जो विधि है वह रुचिकर विधि है। तो बालकों में एक विशेष रुचि होती है प्रयोगशाला या किसी भी चीज़, प्रयोगशाला या प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर। और चौथा है तर्क क्षमता का जो है विकास होता है। साथ ही इसके कुछ दोष भी हैं इस विधि के, प्रयोगशाला विधि के। तो यह जो विधि है यह बहुत ही खर्चीली विधि है और छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चे उपकरण के बारे में या उपकरण से जो कार्य करना है वो उससे सीखने के बजाय वह उनसे खेलना शुरू कर देते हैं। तो यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका जो खर्चा है वह बहुत अधिक होता है और कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए यह उपयोग में लाई जा सकती है। छठवां विधि है अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि जो है वह ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है और ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वह एक ग्रीक ह्यूरोसिको शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ या आर्मस्ट्रांग ने खोजता हूँ और आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की थी, अनुसंधान विधि की। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है और इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता है, बल्कि प्रश्न द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय ना रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाते हैं। इस विधि का जो मुख्य गुण है वह यह है कि इस विधि द्वारा छात्र में तर्क करने, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण और तुलना करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। और दूसरा यह कि गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। तीसरा, यह विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। इस विधि का जो मुख्य दोष है वह यह है कि यह केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते। और यह विधि जो है वह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। तीसरा, यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष तथा सिद्धांत पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वह अपनी गलती को समझ पाएँ। अब है सातवां समस्या समाधान विधि। इस विधि में जो शिक्षक होते हैं वह छात्र के सामने एक समस्या रखते हैं और छात्रों को उस समस्या को हल करने के लिए विचार या सुझाव देते हैं। छात्र जो है वो अपने तर्क से, निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वह अपने तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने मन मस्तिष्क से चिंतन करते हैं। इसमें जो बालक होते हैं वह जो समस्या होता है वह बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए और इस विधि में समस्या सरल होती है और यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि का जो मुख्य रूप से गुण है वह यह है कि यह विधि जो है वह वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरा, यह विधि छात्र सदैव क्रियाशील रहता है। तीसरा, इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य करते हैं और छात्रों में इस विधि के द्वारा तर्क शक्ति का विकास होता है।
चौथा कि छात्रों में समस्या समाधान की जो योग्यता है उसका विकास होता है। इस विधि का भी कुछ दोष है, तो जिसमें पहला दोष यह है कि यदि समस्या कठिन हो तो छात्र इस विषय के प्रति रुझान जो होता है उनका वह कम हो जाता है। और दूसरा यह कि यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची, मतलब ये है कि इस विधि का प्रयोग जो है वह प्रयोग करने के लिए जो भी विषय वस्तु दे वह सरल होना चाहिए, ताकि जो छात्र में इसके प्रति रुचि जगी रहे और वह उसके बारे में और भी ज़्यादा चिंतन करके और भी ज़्यादा खोज कर सके। लेकिन अगर समस्या कठिन होगा तो जो बालक है उसमें उसके प्रति रुचि जो है वह खत्म होने लगती है। अब है आठवां प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि जो है वह यह विधि जो सर्वप्रथम जिन्होंने दिया वह किलपैट्रिक थे। किलपैट्रिक ने प्रयोजन विधि दिया था। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है और इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र जो है वह स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। फिर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान जो विधि है वह मुख्य रूप से सभी विषयों में चर्चित है, क्योंकि सभी विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वह भाषा का विषय हो, चाहे वह विज्ञान का विषय हो या चाहे वह इतिहास से संबंधित हो। यह जो विधि है यह सबसे प्राचीन विधि और प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है और व्याख्यान जो होता है वह तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए, ताकि छात्र का जो ध्यान है वह विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। यह जो विधि है व्याख्यान विधि, इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु है वह बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, ताकि बच्चों को उनके प्रति रुझान हो और वे शिक्षक की बातें और जो बातें आसानी से सुन सके और समझ सके, और बीच बीच में इसके संबंधित प्रश्न या उदाहरण देते रहना चाहिए, ताकि बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं ये पता चल सके और बच्चे सक्रिय हैं कि नहीं, और बच्चे उस विषय वस्तु के बारे में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना रुचि रख रहे हैं, इसका भी इस विधि के माध्यम से पता लगाया जाता है। इसका जो मुख्य गुण है वह यह है कि यह किसी भी विषय को पढ़ाने में सबसे सरल विधि है। दूसरा, इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। अब है दोष। इस विधि का जो मुख्य रूप से दोष यह है कि छात्र निष्क्रिय रहता है। अगर छात्र जो है वह शिक्षक के विषय वस्तु पर रुचि नहीं रखता तो वह निष्क्रिय अवस्था में कक्ष में बैठा रह जाता है। दूसरा यह है कि यह विधि करके सीखने पर बल नहीं देती। इस विधि के अंतर्गत सिर्फ बालक को सक्रिय माध्यम से शिक्षक की बातों को सुनना है और उससे संबंधित ज्ञान को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण करना है। तीसरा है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब है अंतिम विधि, खेल विधि। खेल विधि जो है, इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है और इस विधि को फ्रोबेल ने दिया था। इसका नाम हेनरी कोल्डवेक कुक ने रखा था। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। गुण, इस विधि का जो मुख्य गुण है वह यह है कि छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है, तो बालकों का मन लगा रहता है। तो इसी माध्यम से जो विषय वस्तु है, गणित से संबंधित विषय वस्तु है, उसे खेल के माध्यम से बच्चों के मन मस्तिष्क पर पहुंचाया जा सकता है, ताकि वह स्थायी रूप से विद्यमान हो सके। दूसरा यह है कि इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से सीखने की जो प्रक्रिया है वह मन मस्तिष्क पे ज़्यादा केंद्रित होती है। तीसरा यह है कि यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का जो मुख्य रूप से दोष है वह यह है कि कुछ बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आती है।